लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं आपकी सूरजमुखी आपका स्वागत करती हूँ हमारे वेदांतु के 11th के चैनल पर, जहाँ हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। और रीस्टार्ट करना तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम शुरू से शुरुआत करेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। इसी के साथ बच्चा पार्टी मैं लेकर आई हूँ हमारा 11th का पहला चैप्टर, विच इज द लिविंग वर्ल्ड। हमने माना कि चैप्टर बहुत आसान है, हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, बट हर एक चैप्टर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आ गई हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम बायो की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए हेल्प चाहिए, नॉर्मल गाइडेंस चाहिए। क्योंकि इस सेशन में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम वो ट्रांजिशन देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे जो हमने 10th से 11th क्लास में किया। वो ट्रांजिशन जो कि हमें 11th में और बैलेंस्ड बनाएगा। और जब एकदम से स्विमिंग पूल में उतरते हैं या पानी में उतरते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है बैलेंस बनाने में, एक्लेमेटाइज करने में, वहाँ पर एडजस्ट होने में। वो एडजस्टमेंट, वो बैलेंस, वो जनरल प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे हमारे इन सेशन में। तो इसीलिए बच्चा पार्टी हम आ गए हैं द लिविंग वर्ल्ड लेकर आपके लिए। और ऐसे ही हम आगे आगे चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे, बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस भी करेंगे। आई नो मैंने एक शॉर्ट में भी इसकी बात की थी कि आपको बहुत अलग लग रहा होगा कि अभी तो हम 10th से 11th में आए थे और अभी 11th ख़त्म होने वाली है, भाई एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। क्योंकि अभी हमारे दिमाग में वो 10th से 11th वाली सीरियसनेस आई नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट इट ग्रेजुअली इन द सेशंस। तो उससे पहले बिल्कुल आज हम किस साइंटिस्ट का नाम लेके अपने लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अपनी 11th की एनसीईआरटी को देखा हो बच्चा पार्टी, तो आपको रियलाइज होगा कि हर चैप्टर के और स्पेसिफिकली हर यूनिट के आगे आपको एक साइंटिस्ट और उनकी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेंगी। एक दो बार ऐसा हुआ है कि हमारे नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं बात की गई इस टेक्स्ट में से, जो कि स्टूडेंट्स हम लोग बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। तो हम भले ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, भले ही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड मतलब मैं अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख सकती हूँ। मेरे अगर आसपास एक क्लासरूम में मेरे बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली लिविंग है, आई नो दे आर लिविंग, बट द बेंचेस दे आर सिटिंग ऑन, दैट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। या फिर मैं मेरे आसपास बोलूँ कि मीडोज है, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं सराउंडेड हूँ बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट से। और अगर मैं आपसे ये बेसिक सा सवाल कर लूँ कि क्या क्राइटेरिया है कि कौन लिविंग या कौन नॉन लिविंग, तो मुझे कैसे पता लगेगा? उसी चीज को आज हम करेंगे डिस्कस इस सेशन में। तो चलिए हम लोग प्रभु का नाम लेकर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो जीव जंतु बनाए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए, हमने साइंस का इस्तेमाल करके क्या क्राइटेरिया दिया उसे लिविंग या नॉन लिविंग बोलने में। तो अगर मैं आपसे इस चैप्टर की आइटनरी डिस्कस करूं, आइटनरी बोले तो क्या क्या करेंगे हम इस चैप्टर में, तो हमारे पास 3 बेसिक से टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, जानना कि अगर कोई लिविंग है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और मैं कौन से सबूतों के मद्देनजर रखते बोलूंगी कि आप लिविंग हो या आप नॉन लिविंग हो, कि भाई हम साइंस में नहीं कंसिडर करते कि ये कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का होता है कि नहीं। अगला है मेरा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम कैसे दिया। और आखिरी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जिसको हम डिटेल में करेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। और कुछ होता है ना बेटा, कुछ चीजें स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप मेरे जितने भी लेक्चर्स करें तो अपने आसपास एक पेपर या फिर एक अलग से नोटबुक लगा लो बेटा बॉटनी की, जिसके अंदर आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाओ।
अगर आप सिर्फ मुझे सुनोगे, अपने ऑडिटरी मेमोरी का इस्तेमाल करोगे, तो सेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम बहुत सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, 2x स्पीड पर देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, बट क्या वो हमारे दिमाग में 100% रिटेन होता है? नहीं होता है बेटा, वो रिटेन होता ही नहीं है 100%। तो मेरा शॉर्टकट क्या रहेगा, जो कि एक लॉन्ग कट है, बिकॉज इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। जब आप बायो कर रहे हो और आपको मैक्सिमम इफेक्टिवनेस चाहिए, तो करना क्या है, सूरजमुखी के साथ नोट्स बनाने हैं भाई। बहुत ठंड है दिल्ली में, तो चलिए क्या करना है, हमें साथ साथ हेडिंग डालते जाना है, लिखते जाना है, समझते जाना है। एक नॉर्मल क्लासरूम एक्सपीरियंस के साथ करेंगे। ऐसा मत करिएगा, इट वुड बी लेस इफेक्टिव अगर आप बस सुन रहे हैं कि भाई हमें तो याद हो गया सीधा। नहीं बेटा, जब तक आप एक चीज को फॉर्मेट में नहीं करेंगे याद नहीं होगा। और हम लोग मोस्टली हर चीज के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और लेबलिंग के थ्रू ही पढ़ेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट द होल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स हियर, ओके। चलिए बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गई हमारी पहली हेडिंग। और हम बात कर लेते हैं हमारे साइंटिस्ट की, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। इनकी उम्र रही है 100 साल, 1904 से 2004 तक। अब हमें ये एज इट इज सब कुछ नहीं रटना बेटा, कुछ की पॉइंट्स करने हैं जो कि जरूरी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की बेटा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की। कहाँ से की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है बेटा, इट इज इन जर्मनी। और ही वॉज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हमारे इवॉल्व हुए। और अगला सवाल क्या आ सकता है, हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इस चीज को मैं यहां लिख देती हूं कि हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बुलाते हैं अपने अर्नेस्ट मेयर जी को। ये जरूरी था बेटा, समझे। इनको हमने क्या बुलाया, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, वन ऑफ द 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और इन्होंने पढ़ाई किस किस चीज पर की बेटा, ऑर्निथोलॉजी, मतलब ऑर्निथो क्या होता है बेटा, बर्ड से रिलेटेड स्टडी की। टेक्सोनॉमी, जिसमें मैं चीजों को नेम करती हूँ, क्लासिफाई करती हूँ। जू जियोग्राफी, जियोग्राफी प्लेस के बेसिस पर कैसे कैसे एनिमल्स कहाँ प्रेजेंट है। इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सब चीजों पर इन्होंने सिंगल हैंडेडली भी काम किया है। बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, आप देख रहे हो। तो मैंने देखा कि ये मेरे अर्नेस्ट मेयर जी जो 100 साल जिए, सेंचुरी पूरी की उन्होंने, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया उन्हें। हार्वर्ड से पढ़े थे, जर्मनी से। ऑर्निथोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ऐसी चीज़ों पर इन्होंने काम किया। और बहुत सारे अवार्ड्स तो ऑब्वियसली मिले, बट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे बेटा, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इन्होंने क्या दिया बेटा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, जो एक तरीके से स्पीशीज को डिफाइन करता है कि स्पीशीज होती क्या है। या फिर मेरे पास दो रैंडम ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं कैसे बोलूंगी कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये सब चीजें किसने दी, हमारे अर्नेस्ट मेयर जी ने दी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एवरीवन। इतना जानना हमारे लिए बहुत है। अब अगर हम चलते हैं आगे, तो हम आ गए हैं अपने फॉर्मली पहले टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो कि मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या चीजें शो करते हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मेरा रहेगा ग्रोथ। क्या रहेगा, ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कॉन्शियसनेस। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक मेरा रहेगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बोला मैंने, साथ के साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरा, ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म। चौथा कॉन्शियसनेस। और पांचवा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम इन 5 चीजों के बारे में अपने पहले टॉपिक में बात करेंगे। अब
इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन लेंगे तो जरूर, वील डील विद ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, बट हमें समझना है दो वर्ड्स में डिफरेंस बेटा, दो वर्ड में डिफरेंस। एक को मैं बोलती हूं कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलती हूं, एक को कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे को मैं बोलती हूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दूसरे को मैं क्या बोलती हूं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ये दोनों टर्म्स हमारे इस चैप्टर के बेसिस पर अलग अलग कैसे हैं बेटा? देखो, अगर मैंने बोला कि मैं बात कर रही हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ फीचर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, वो तो है कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा जनरलाइज टर्म रहेगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज, ये उस चीज की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर ये है तो लिविंग है वरना नहीं। क्या बोला? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये है तो वो चीज लिविंग वरना वो चीज लिविंग नहीं, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस चीज को और बेहतर समझते हैं अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो कैरेक्टरिस्टिक तो सभी हैं, अब ये देखना है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अब देखो, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो पहले हम पॉइंटर लिख लेंगे डिफाइन करने का कि भाई ग्रोथ क्या है मैम, ये बता दो। उसके बाद मैं बोलूंगी कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, कि दो ग्रोथ के टाइप्स भी होते हैं। और अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए इनको जल्दी से देखकर हम करते हैं खत्म। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तो अब मैं बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हुआ भाई? ग्रोथ से। कैसे इंक्रीज हुई? हमारा हाइट कैसे इंक्रीज हुआ बेटा? सेल का मास भी बढ़ सकता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े तो उसको भी ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, भले ही अगर मैं एक सेल के लेवल पर देख रही हूं तो सेल का मास बढ़ना, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख रही हूं तो सेल्स का नंबर बढ़ना, पॉपुलेशन लेवल पर देख रही हूं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो ग्रोथ ही बेटा, ठीक है। तो मैंने बोला ग्रोथ कैन बी डिफाइंड, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड बाय ट्विन फीचर्स। वो दो ट्विन फीचर्स क्या रहेंगे? पहला फीचर रहेगा इंक्रीज इन मास, बेटा मास का बढ़ना, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना, बेटा ये सब कुछ किसके अंदर आता है? मेरा ग्रोथ के अंदर आता है। अब अगर मैं ग्रोथ की टाइप्स की बात करूं तो एक ग्रोथ होती है जो कि अंदर से होती है और एक ग्रोथ जो कि ऊपर से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा जो 5 साल का था, जैसे वो 10 साल का हुआ उसकी हाइट बढ़ी, तो वो जो ग्रोथ हुई वो इंटरनल थी कि एक्सटर्नल थी? ऑब्वियसली वो ग्रोथ इंटरनल थी। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोला? इंट्रिंसिक। दूसरी ग्रोथ एक्सट्रिंसिक। सोचिए मैं जा रही हूं एक रेगिस्तान से, वहां मेरे को ऐसे पास ऑन करते हुए नजर आया एक रेत का टीला, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। अब मैं जब वापस आई उसी जगह पे तो मैंने वहां पर एक झंडा लगा दिया था कि भाई मैं तो इसी रेत के टीले को आकर देखूंगी कि मैं इसी रास्ते से वापस आ रही हूं। अब मैंने देखा कि वो सैंड का जो टीला था, रेत का जो टीला था, वो और बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर सैंड एक्यूमुलेट हो गई बेटा आकर। तो वो भी तो एक तरीके की ग्रोथ है। बट उस सैंड बोल्डर का बड़ा होना, ग्रोथ करना, इज इट एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक? वो बाहर है, बाहर मतलब एक्सट्रिंसिक। तो इसीलिए बोला कि ग्रोथ दो तरीके की होती है। एक को बोला इंट्रिंसिक, जी फॉर ग्रोथ, अंदर से, और एक बोला एक्सट्रिंसिक, बाहर से। बोले तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक क्या रहेगा बच्चा पार्टी?
ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड इज एक्सट्रिंसिक। जैसे मैं लिख देती हूं कि कोई सैंड बोल्डर बोल सकते हैं बेटा, कोई जो सैंड बोल्डर है वो ग्रो करे तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। दो तरीके की ग्रोथ हो गई। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रिंसिक तरीके से ग्रो करते हैं। जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं, और नॉन लिविंग यूजुअली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। तो आप बताइए कि क्या ग्रोथ, बहुत सोचकर, इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब ये है तो तुम जिंदा हो, ये नहीं तो तुम नहीं। तो भाई आप बताओ, क्या सैंड ड्यून जिंदा है? क्योंकि सैंड ड्यून तो ग्रोथ शो कर रहा है। बिकॉज इफ यू हैव द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देन यू आर अलाइव, बट सैंड ड्यून इज नॉट अलाइव। हेंस वी से दैट ग्रोथ is not a defining property. Growth is not a defining property of living organisms. Growth living organisms की defining property नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। लिख देती हूं, बिकॉज, मेरे साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो शो ग्रोथ। क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी हमारे रेत के टीले की तरह ग्रोथ दिखा सकती हैं। इसलिए आई होप आपको पता लगा कि ग्रोथ मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। अब ये देखो कि ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे अलग है। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्लांट्स की और अगर मैं आपसे बात करूं एनिमल्स की, तो समझते जाना बेटा, जो प्लांट्स हैं वो दिखाते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। कैसी ग्रोथ दिखाते हैं? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और जो एनिमल्स हैं वो दिखाते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट बोले तो बेटा एक तरीके से लिमिटेड ग्रोथ दिखाना, इनडिटर्मिनेट बोले तो एक तरीके से अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाना। अब ये लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब क्या है बेटा? आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दैट इट इज नॉट डिटरमाइंड। while us or any other animal we show only determinate growth। एक डिफाइंड ग्रोथ है कि इतनी ही होगी, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट। तो मैंने बोला प्लांट्स, इसका मतलब क्या है? दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, दे ग्रो, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जबकि एनिमल्स ग्रो अप टू a certain stage in life। जो एनिमल्स हैं वो लाइफ के ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक स्टेज तक ग्रो करेंगे, हमेशा ग्रो नहीं करेंगे, जिसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, लेकिन फास्ट ग्रोथ नहीं होती कि भाई आपको नजर आ रही है, बट जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम थोड़ा थोड़ा चिन्नू चिन्नू सा ग्रो करते रहते हैं। इसके साथ ग्रोथ के बारे में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो भाई हमने देख ली। अब हम पहले कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले ना मैं आपका एक फेवरेट ऑर्गेनिज्म बना देती हूं। देखो सपोज मैंने क्या बनाया, ये जिसकी कोई शेप ही डिफाइंड नहीं है, मैंने बनाया एक एमीबा। क्या बनाया मैंने? एमीबा। मुझे पता है कि एमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक मैंने अमीबा बनाया। दूसरा मैं किसकी ग्रोथ कंपेयर कर रही हूं? एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। अपनी फोटो बनाऊं बेटा मैं? मेरा फेस वैसे बहुत ज्यादा गोल है, हंसते तो हम रहते ही हैं। चलो बेटा, मेरी ड्राइंग से आप मेरे को जज तो नहीं करोगे ना? प्यारे प्यारे से हाथ बनाए, प्यारे प्यारे से पैर, ये मैंने प्यारे प्यारे से थोड़े से बाल बना दिए। ये मैंने क्या बनाया बच्चा पार्टी? ये मैंने बनाया एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं अपने एमीबा जी की बात करूं, एमीबा जी की बात की, तो एमीबा कैसे ग्रोथ दिखाएगा बेटा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड करके, राइट। ये क्या दिखाया एमीबा जी ने, ग्रोथ दिखाई। कैसे ग्रोथ दिखाई बेटा, बाइनरी फिजन से। और आप ये देखिए, जब मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की, तो ये जो एमीबा ने ग्रोथ दिखाई, यही इसका रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे लिखूं बच्चा पार्टी, ग्रोथ की बात करूं या रिप्रोडक्शन की बात करूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज है। और वहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूं बेटा, तो कोई बंदा 5 से 10 साल का हो, वो तो ग्रोथ है। और रिप्रोडक्शन क्या है, जब कोई यंग वंस प्रोड्यूस करे बेटा। तो अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो मैं बोल सकती हूं ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। एवरीवन, ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं है, दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। अब आपकी बुक इसको कैसे मुश्किल बना के देंगी और आपकी सूरजमुखी उसको कैसे आसान करेंगी, ये सुन लीजिए बच्चा पार्टी। तो शॉपिंग करने जब हम जाते हैं, तो देखा है कि कभी कभी मेरे को बड़ा कुछ पसंद आ रहा होता है, फिर उसके नीचे एक बड़ा सा प्राइस लिखा होता है, और उस प्राइस के नीचे ब्रैकेट में एक चीज लिखी होती है शोरूम्स में, या तो लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस या लिखा होगा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब सोचो, अगर मम्मी ने कपड़े दिलवाने हैं तो फायदा किस चीज में है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस के एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस? जल्दी 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 कमेंट कर दो यार, क्या हो गया, मेरे को भी पता लगेगा आप शॉपिंग करने जाते हो कि नहीं जाते। क्या बोला, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बढ़िया लगेगा कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस? ऑब्वियसली मेरे को फायदा कैसे होगा, जब उस प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे। एक्सक्लूडेड मतलब जितना प्राइस उसके ऊपर ऐड ऑन करके टैक्सेस अलग से हैं। तो अगर मैं अपनी शॉपिंग वाली टर्म्स को यहां यूज करूं, तो आप ये देखिए कि मैं यहां क्या बोलूंगी। अगर मैं साइंस की भाषा में लिखूं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, दे आर, साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। किसके अंदर बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है। ग्रोथ बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो, सेम प्राइस, अलग से टैक्सेस नहीं देने, ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग नहीं है। वहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ग्रोथ अलग, रिप्रोडक्शन अलग। क्या लिखूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई टैक्सेस अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आई होप आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रिलेट कर पा रहे हो और इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझ पा रहे हो, बिकॉज दीज आर द डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स जहां पर बच्चे गलती करते हैं, बट मेरे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं चली अपने अगले चीज पर, रिप्रोडक्शन और उसका टाइप। मैम ये तो बड़ा ही बेसिक है यार, हम 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं जल्दी से रिप्रोडक्शन की आपके लिए डेफिनेशन लिख देती हूं कि डेफिनेशन क्या लिखूं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग बनाता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। तो मैं लिख देती हूं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, नई जनरेशन बेटा, विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ या फिर सिमिलर टू पेरेंट। किसी भी पेरेंट के थोड़ा ना थोड़ा सिमिलर तो होंगे उसके ऑफस्प्रिंग्स बेटा। नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगली चीज, अगर मैं आपसे बात करूं रिप्रोडक्शन की, और अगर मैं बोलूं कि भाई आप इसके 2 टाइप्स बता दो, तो आप बोलोगे कि मैम भाई ये तो बड़ा ही ज्यादा आसान है। एक रिप्रोडक्शन का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमें पता है,
बेटा कहीं पर भी साइंस में आपको ए वर्ड मिल जाए, ए बोले तो एब्सेंस, एसेक्सुअल मतलब एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट्स का फ्यूजन होगा। एसेक्सुअल के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। कितना? एक ही पेरेंट। अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो ऑफस्प्रिंग एकदम उसी पेरेंट जैसा बनेगा, नो वेरिएशंस बच्चा पार्टी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख देती हूं मैं आपके लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। अगला पॉइंट, डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखूं? कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं? जल्दी बोलिए, लिख रहे हो साथ साथ, बार बार बोल रही हूं। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। गैमीट्स फॉर्म्ड एंड फ्यूज्ड। गैमीट्स का फ्यूजन भी तो होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा। यहां पर ऑफस्प्रिंग मेरे पेरेंट जैसा होगा एकदम। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, मेरे पेरेंट जैसा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही पेरेंट से बना तो कहां वेरिएशन आएंगी? बताओ, वेरिएशन के चांसेस ही नहीं रह गए हैं। और यहां पर जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या शो करेगा बेटा? दैट विल शो वेरिएशंस, क्योंकि वो तो वैसे भी 2 पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों पेरेंट्स से एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, बट इट वुड बी समवेयर बिटवीन द 2, किसी से ज्यादा रिजेंबल, किसी से कम रिजेंबल। तो ये मैंने कर लिया मेरे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई, हमें समझ आ गया। अब बताओ, आपसे एक सवाल, हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या किया कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? भाई मेरे साइंटिस्ट ने दिया था। नाम बताइए जल्दी से। उन साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम था? अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। लिख देती हूं, ही गेव द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। उन्होंने स्पीशीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। अब ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कहता क्या है ये समझिए। बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैं समझा रही हूं फिर मैं उसी को अंग्रेजी में मोल्ड करके यहां लिखने वाली हूं। मैंने बोला 2 ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज से तब बिलोंग करते हैं जब वो फर्टिलाइज करके, रिप्रोड्यूस करके जो ऑफस्प्रिंग, जो नई जनरेशन बनाता है, वो भी आगे फर्टाइल हो, वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके। फिर से सुनिए, 2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के तब हैं जब वो नया जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं वो भी फर्टाइल हो, तब हम बोलते हैं कि ये 2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के थे। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझाऊंगी। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए मैं क्या लिख रही हूं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को। 2 ऑर्गेनिजम्स आर said to belong to the same species if they can reproduce, if they can reproduce and produce a fertile offspring। और क्या बनाएं बेटा? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएं। बच्चा पार्टी अब देखिए, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या है? जो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर पाए। जो इनफर्टाइल होता है उसके लिए एक और वर्ड होता है स्टेराइल। तो मैं नोट में आपके लिए लिख देती हूं कि फर्टाइल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है इनफर्टाइल। तो ये है मेरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कि अगर 2 सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं
तो जो नेक्स्ट आगे ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। अगर मैंने दो अलग अलग, अब आप ये सवाल उठाओ कि भाई देखो मैम मैंने क्या ले लिया, सपोज मैम मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनने के लिए दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करा दिया, तो क्या होगा? भाई कराओ ना क्रॉस। ये क्या है? दिस इज माई हॉर्स। हॉर्स का क्रॉस कराया हमने डंकी के साथ। हॉर्स इज पावरफुल ये, और डंकी भी बहुत रेजिलियंट है भाई। सारा भार, सारा बोझ कौन ढोता है? डंकी ही तो ढोता है। तो अगर मैंने फीमेल हॉर्स और मेल डंकी की मीटिंग कराई, तो मेरे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? म्यूल बोले तो खच्चर। लेकिन हमारा खच्चर उदास क्यों है? वाई? बिकॉज इट इज इनफर्टाइल। वाई? बिकॉज इनफर्टाइल। अब बताओ ये इनफर्टाइल क्यों है? यही चीज तो मेरे अर्नेस्ट मेयर जी ने समझाई कि भाई दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स लोगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एक म्यूल से आगे और म्यूल नहीं बना सकते। यही तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। अब आप बताओ, क्या मेरा म्यूल जिंदा है? ऑब्वियसली जिंदा है भाई। ऐसी बात मत करो कि म्यूल जिंदा नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस में सवाल मत उठाओ। खच्चर की बहुत जरूरत है। अब ये देखो कि बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, वैसे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, पर आप बताइए क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि अगर किसी ने रिप्रोडक्शन दिखाया तो वो जिंदा, नहीं दिखाया तो वो नॉन लिविंग। ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा। वाई? क्योंकि मैं लिखूंगी, देखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Is it everyone or is it not? It is not a defining property of organisms. ये organisms की defining property नहीं है। क्यों? बेटा हमारे पास infertile human couples भी होते हैं। कुछ human couples आगे reproduce नहीं कर पाते because of different reasons। तो are they non-living? No, they are not non-living. कुछ वर्कर हनी बीज होती हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। आर दे नॉन लिविंग? नो। इज द म्यूल नॉन लिविंग? नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव एक्सेप्शंस एवरीवन। वी हैव एक्सेप्शंस। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज म्यूल, द सेकेंड एक्सेप्शन इज वर्कर हनी बी, एंड द थर्ड एक्सेप्शन इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. The third exception is infertile human couple. बच्चा पार्टी, all these three, they cannot reproduce, but they are obviously living. इसीलिए ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. अब आप बोलोगे कि मैम यार ये कहानी बहुत लंबी होती जा रही है, ना ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. हमें तो लगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हाँ बेटा, बट क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो नहीं बोल देना. आई होप इतना आपको समझ आया. जिसके साथ मैं आ गई थर्ड प्रॉपर्टी पर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर, जिसके साथ मैं आपको निराश नहीं करना चाहती हूं, तो उसके साथ मैं आपको मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कर देती हूं जल्दी से. मेटाबॉलिज्म होता क्या है समझिए. मेटाबॉलिज्म इज द sum total of all the chemical reaction, sum total of all the chemical reactions occurring in the body. हमारी बॉडी के अंदर जिंदा रहने हेतु, जिंदा रहने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो आती हैं मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में. इसके अलावा मैं अपने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. एक को बुलाती हूँ एनाबॉलिज्म और दूसरे को बुलाती हूँ कैटाबॉलिज्म. एक को बुलाया एनाबॉलिज्म, दूसरे को बुलाया कैटाबॉलिज्म. अब ये देखो
अगर मैंने बात की एनाबॉलिज्म की तो समझो बेटा एनाबॉलिज्म में कुछ बनता है, अगर कुछ बनाना है तो एनर्जी देनी रहेगी ऑब्वियसली। तो एनाबॉलिज्म में A प्लस बी से मिलकर क्या बना C, और यहां पर क्या है एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब मुझे एनर्जी सप्लाई करनी रहेगी। और वहीं अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है और चीजें टूटती हैं। इट इज जस्ट लाइक ए ने टूटकर बी और सी बनाया, और इस प्रोसेस में क्या हुई एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या हुई रिलीज हुई, ये है कैटाबॉलिज्म। बच्चा पार्टी हमारी बॉडी में जिंदा रहने के लिए एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन होती है, और दोनों रिएक्शंस को मिलाकर हम बुलाते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आप बताओ कि कोई भी बॉडी में हो रही इन रिएक्शंस के बिना क्या जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इसीलिए साफ सिंपल सी बात और टॉपिक खत्म कि मेटाबॉलिज्म इज द, क्या है भाई बोलिए, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है मेटाबॉलिज्म? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मैम हम समझ गए। अब यही सोचो कि मेरे माउथ के अंदर मैंने खाया कुछ खाना जिसमें स्टार्च था, और मेरे माउथ में प्रोड्यूस होने वाले सलाइवरी अमाइलेस ने मेरे खाने के स्टार्च को किया डाइजेस्ट। अब अगर यही रिएक्शन मैं टेस्ट ट्यूब में करूं तो मैंने ली एक टेस्ट ट्यूब, मैंने उसमें डाला स्टार्च, मैंने उसमें डाला सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया। बेटा ये तो वही रिएक्शन हो गई जो मेरी बॉडी के अंदर है। तो क्या टेस्ट ट्यूब जिंदा है क्या? क्योंकि टेस्ट ट्यूब भी तो वही रिएक्शन दिखा रही है। तो हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो इन विट्रो, बोले तो जो रिएक्शंस लैब में हो रही हैं, दे आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन। वो एकदम लिविंग रिएक्शन है, कोई झूठ मूठ की रिएक्शन नहीं है। बट टेस्ट ट्यूब मेरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। बॉडी लिविंग है लेकिन टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट वो रिएक्शन एकदम लिविंग है। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख देती हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए, इज इट विजिबल एवरीवन बोर्ड पर? आई होप दिस इज विजिबल, आई होप दिस इज विजिबल। इन विट्रो रिएक्शंस, इन विट्रो रिएक्शंस मतलब बेटा जो बॉडी के बाहर रिएक्शंस होती हैं, आउटसाइड बॉडी रिएक्शंस मैं लिख देती हूं आपके लिए। इन विट्रो रिएक्शंस आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शंस, they are definitely living reactions everyone, but the test tube is not a living organism। लेकिन टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये हमें आ गया है समझ। तो मेटाबॉलिज्म में हमने देखा है क्या मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। दो पार्ट्स, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बन रही हैं, कैटाबॉलिज्म में टूट रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शंस लैब में होंगी वो लिविंग रिएक्शंस हैं, बट मेरी टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। इसके साथ हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली। और देखिए भाई हमारे लेपर्ड जी आंख मार के क्या कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म without an exception is the defining property of living organism। Mr. Leopard approves of that। अब मैंने देखो जो चीज आपको लिखवाई यहां पर यही एनसीईआरटी की एज इट इज मैंने लाइन डाली है बेटा, ताकि आप एनसीईआरटी से भी दूर ना हो। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड और उसको एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रोन इन लैब, जो भी मैं इन विट्रो कर रही हूं आर लिविंग रिएक्शन बट कांट बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी की तरह एक्सप्लेन एकदम नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ आ गई मैं अपने किस पर, अगले टॉपिक पर, अगले कैरेक्टरिस्टिक पर, विच इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, 9वीं कक्षा में पढ़ा दिया। अब ये बताओ कि सेल से मिलकर क्या बना? सेल से मिलकर बने टिश्यूज, टिश्यू से मिलकर क्या बना? टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गन से मिलकर बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना पूरा ऑर्गेनिज्म। क्या बना? पूरा ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचो कि नेचर में इतना इंट्रिकेट अरेंजमेंट कि सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना ले, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब कुछ बना ले, ऑर्गन सिस्टम बना ले, डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी में अलग, रेस्पिरेटरी में अलग, ऑर्गन सिस्टम बना ले, ऑर्गेनिज्म बना ले। क्या ये चीज नॉन लिविंग नेचर में पॉसिबल भी है? नहीं बेटा। इसीलिए हमने बिना किसी संकोच के बोल दिया, इसीलिए हमने बिना किसी संकोच के बोल दिया दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द defining property of living organism. All organisms are made up of cells. Cell is the basic unit of life. और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में देखने नहीं मिलेगी। बेटा आप बोलोगे कि सेल्स को मिलकर टिश्यू ही तो बनाना है, लेकिन आप ये समझो कि अगर मैंने 10 सेल्स को एक जगह रख दिया तो वो टिश्यू नहीं बन गया। टिश्यू के फंक्शंस उनके सेल से नहीं होते। टिश्यू के फंक्शन होता है सेल्स के एक दूसरे के बीच में इंटरैक्शन करने से। इट इज जस्ट लाइक कि मैंने आपके क्लास के 10 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है। मैंने आपको यहां बुलाया कि चलो आप 10 बच्चे हो, आपको ये प्रोजेक्ट करना है। तो क्या आप सेल्स से टिश्यू बन गए? नहीं बेटा। आप टिश्यू कब बनोगे? जब आप सब 10 के 10 लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करो, काम को डिवाइड करो, और फाइनली जो मैंने एक कॉमन प्रोजेक्ट दिया है वो करके ला कर दो, तो आप टिश्यू बनोगे। तो एनसीईआरटी की एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू डज नॉट लाई इन द इंडिविजुअल सेल। टिश्यू की प्रॉपर्टी उससे बने हुए सेल्स में नहीं है, बल्कि इट इज इन द इंटरैक्शन बिटवीन द सेल। वो सेल्स के बीच के इंटरैक्शन से है जिससे वो टिश्यू बनकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एवरीवन। इसी के साथ हम चलते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि क्या है? हमारा आखिरी कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है बच्चा पार्टी? कॉन्शियसनेस का मतलब है इट इज being aware of our environment. It is being aware of our environment बोले तो कि बेटा मैं अपने आसपास जो भी है उसे फील कर पा रही हूँ। जैसे आज फॉग मुझे नजर आई, ओस फील हुई, ठंडी लगी, गर्मी लगी, हवा चल रही है तो अरे वाह मजे आ गए। तो मैं अपने एनवायरनमेंट को फील कर पा रही हूँ। उस एनवायरनमेंट को सेंस करना ही क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। अब एनवायरनमेंट ने मेरे ऊपर जो भी चीज थ्रो की वो क्या है? एक तरीके से स्टिम्युलस। बाहर से जो भी चीज मैंने फेस की वो क्या है? स्टिम्युलस। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो ये रेड कलर की बिल्कुल हॉट प्लेट है, ये हमारे भाई जी ने ये रेड हॉट प्लेट को टच किया तो ये जो इसकी गर्मी है, दिस इज व्हाट एवरीवन, दिस इज द स्टिम्युलस। और इन्होंने क्या किया भाई? हाथ पीछे हटाकर आउच की भाई बहुत गर्म है। तो इनका ये हाथ पीछे हटाना क्या है? उस स्टिम्युलस का रिस्पॉन्स। तो इतना समझिए कि भाई कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये क्या हो गया? इतना ज्यादा इंट्रिकेट प्रोसेसिंग है कि 1 सेकेंड हाथ लगाया, 1 सेकेंड पीछे, स्टिम्युलस का रिस्पॉन्स न्यूरॉन्स के नेटवर्क के चक्कर में बेटा। दैट इज वाई वी से दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारी के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से बेटा मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ज्यादा इंट्रिकेट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और कॉन्शियसनेस का मतलब बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, जिसमें मैं बहुत सारे स्टिम्युलस देखती हूँ, देखती नहीं फील करती हूँ। स्टिम्युलस आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैसा भी हो सकता है, और उसके लिए रिस्पॉन्ड करती हूँ।
हमारे पास शक्ति है बेटा रिस्पॉन्ड करने की एनवायरनमेंट पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। इसीलिए मैंने बोला कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? कॉन्शियसनेस। अब एक आखिरी चीज रह गई कि अगर मैं कॉन्शियसनेस की जगह सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस मतलब बीइंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब बीइंग कॉन्शियस, बीइंग अवेयर अबाउट वन सेल्फ। खुद के बारे में अवेयर होना इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है। तो अगर सवाल में आए कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस। अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलोगे? नहीं नहीं भाई, ये तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है। यही लिख रही हूं, सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ। बेटा खुद के बारे में अवेयर होना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। ह्यूमन बीइंग्स जैसे भी बिहेव करते हैं वो उनके सेल्फ कॉन्शियस नेचर की वजह से ही है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज सीन ओनली इन ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमंस ही सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाते हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आखिरी स्लाइड हमारी बेटा इस टॉपिक की, हमने बोला कॉन्शियसनेस में एक कोमा पेशेंट्स का भी केस होता है। कैसे पेशेंट्स का बेटा? जो किसके अंदर है बेटा? कोमा। बच्चा पार्टी आपको पता है कोमा एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक बंदे के, एक ह्यूमन बीइंग के या किसी एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो यूजुअली अनकॉन्शियस रहता है। तो बस मैं आपको इतना बता दूं कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो मैं उसको पूरी तरीके से लिविंग भी नहीं बोल सकती, ना मैं उसे डेड करार कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि बेटा उसको डेड क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि उसके हमेशा भले ही 0.1% चांसेस हो कॉन्शियसनेस रीगेन करने के, तो मैं उसे डेड तो नहीं बोल सकती। बट क्या मैं उसे लिविंग बोल सकती हूँ? बेटा उसको लिविंग बोलना भी मुश्किल है। वाई? बिकॉज द पर्सन इज अनकॉन्शियस, वो होश में नहीं है। दूसरी बात आप बोलोगे बेटा वो होश में क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बंदा कोमा में होता है, वो फेल हो चुके होते हैं और उनकी बॉडी इज मोस्टली सपोर्टेड बाय मशीन्स। तो अगर मशीन्स ही सारी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं तो, और वो कॉन्शियस भी नहीं है, तो ऐसी चीज को ना तो मैं लिविंग बोल सकती ना डेड बोल सकती, बिकॉज देर आर ऑलवेज 0.1% चांसेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द पेशेंट कमिंग बैक टू लाइफ बेटा। इसीलिए कोमा को हम एक अलग केस की तरह ट्रीट करते हैं और हम अपनी कॉन्शियसनेस एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर के बीच में उसे नहीं आने देते। आई होप इट इज मेकिंग सेंस एवरीवन। और इसके साथ हमने कर लिया है ये वाला टॉपिक खत्म। आई होप आपको समझ आया कि हमने आज टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहली ग्रोथ, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Metabolism, yes, a defining property. Cellular organization, yes, a defining property. Last but not the least, consciousness, a defining property of living organism. इसके साथ हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए, हमने आधा चैप्टर ऑलरेडी निपटा दिया है। चलते हैं अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो इसी के साथ हमने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर दिए हैं खत्म, और हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ विच इज वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम रहेगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए अपने साइंस की तरह इसको तोड़ते हैं पार्ट्स में। बेटा बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब दो नाम देंगे हम ऑर्गेनिजम्स को, और सिस्टम ऑफ नेमिंग को क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे कि मैम चीजों को नाम देने की अब हमें स्पेसिफिकली अलग से क्या ही जरूरत पड़ी? देखिए क्या जरूरत पड़ी हमें। अब हमारे पास ये छोटी सी बिल्ली, जिसे मैंने बुलाया बिल्ली, किसी ने बुलाया कैट, किसी ने कैटी, किसी ने बुलाया गैटो किसी लैंग्वेज में, किसी ने कैट, किसी ने कैटस, किसी ने कैटजी,
किसी ने कॉटका, भाई सब कंफ्यूज कि भाई हमारी बिल्ली मौसी का नाम आखिरकार है क्या। उसके बाद आई एंट्री हुई हमारे हीरो की, हु इज कैरलस लीनियस द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो कैरलस लीनियस जी ने बोला कि भाई इतने सारे नाम, इतनी सारी कंफ्यूजन, इससे अच्छा हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम हो जिससे उसे पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये किसने दिया, नोट डाउन कीजिए, कैरलस लीनियस ने, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरलस लीनियस के अलावा हमने अब तक इस चैप्टर में अर्नेस्ट मेयर का नाम लिया, जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। अब हमने बात की कैरलस लीनियस की, जिनको क्या बोला हमने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपको क्या बताऊं। सपोज देखिए, ये है हमारे फलों का राजा, बेटा क्या बोलते हैं इसे, मैंगो बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मैंगो पसंद है आप लोगों को कि नहीं। अच्छा, इसी बात पे बच्चा बेटी, इसी बात पे जो भी ये वीडियो देख रहा है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू मोर। अभी ग्रेजुअली हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी बहुत सारी, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा बेहतर जानने के लिए, क्या आप चैट बॉक्स में एक कमेंट करेंगे कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। जैसे कि मैं सोचूं तो एक्चुअली आई रियली लाइक मैंगोज, बट मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आपको पता है कि उसका साइंटिफिक बाइनोमियल नाम क्या है तो भी बताइएगा। तो आपका फेवरेट फ्रूट और उसका साइंटिफिक नेम, लेट्स सी आपको पता है या नहीं पता, बट प्लीज डू पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज दैट वुड हेल्प मी नो यू मोर। अब अगर मैंने अपने फलों के राजा यानी कि मैंगो की बात की, तो बेटा अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इसके साइंटिफिक नेम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है इसका, मैंजीफेरा इंडिका। जो पहला नाम है बेटा मैंजीफेरा, दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द जीनस। पहला नाम किसका नाम होता है, जीनस का नाम, और दूसरा नाम होता है स्पीशीज का नाम। आप इसको स्पीशीज का नाम बोलिए या फिर स्पेसिफिक एपिथेट बोलिए, एक ही चीज है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम के अंदर दो पार्ट्स रहते हैं, तभी इसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। उन दो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट रहता है जीनस का नाम जैसे मैंजीफेरा, सेकंड पार्ट रहता है स्पीशीज का नाम जैसे इंडिका। अब देयर आर सर्टेन रूल्स कि आप इसे कैसे लिखेंगे। जब मैंजीफेरा जीनस का नाम लिखा, देन एवरीवन इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। देखिए एम कैपिटल। जो स्पीशीज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, दोनों के बीच में स्पेस रहेगी, और हम उन्हें जब हैंड रिटन कर रहे हैं सो वी विल अंडरलाइन देम सेपरेटली। एट टाइम्स वो नाम जिसने वो नाम दिया, ऑथर का नाम भी एंड में आ जाता है, वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, LINN फुल स्टॉप। तो ये क्या है, लीनियस साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे होता है बेटा हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस टॉपिक के अंदर बस मुझे क्या देखना है बेटा, कुछ रूल्स देखने हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो पहले मेरी बात ध्यान से समझो, उसके बाद आई विल राइट दैट ऑन द बोर्ड और आप भी मेरे साथ लिखोगे। आपको इतना समझ आया कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम के अंदर दो पार्ट्स हैं, पहला जीनस का नाम, दूसरा स्पीशीज का नाम। जीनस का नाम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, स्पीशीज का नाम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। और मैंने आपको बोला कि जब भी मैं हैंड रिटन जीनस और स्पीशीज का नाम लिखती हूं तो मैं उसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देती हूं। ये सेपरेटली अंडरलाइन मैंने क्यों किया, तो समझिए, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम किसी भी लैंग्वेज में हो, हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लैटिन के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सारे के सारे नाम को लैटिन के अंदर। वाई? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें चेंज नहीं होता है बेटा ज़्यादा, वो बहुत ही फिक्सेटिव होती है। इसीलिए हम सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम को क्या कर देते हैं, लैटिनाइज। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, लैटिन में। तो मैंजीफेरा इंडिका, हमारे ह्यूमन बींग्स का नाम होमो सेपियंस, ये सब क्या है, लैटिनाइज्ड है।
और उनके लेटिन ओरिजिन को सिग्निफाई करने के लिए ही जब मैं इन नाम को लिख रही हूं तो मैं उन्हें अंडरलाइन करती हूं। अगर ये प्रिंटेड फॉर्मेट में जाएंगे देन दे विल बी इटैलिसाइज्ड, अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में जाएंगे देन दे विल बी इटैलिसाइज्ड। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने लॉज की। बच्चा पार्टी मेरा साथ देना कि मैं सही लिख रही हूं क्या नहीं। ठीक है, मैंने लिखा all scientific names are in Latin। किस में कन्वर्ट करेंगे? आर इन लैटिन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बच्चा पार्टी? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उनका ओरिजिन कहीं से भी हुआ हो, किस में कन्वर्ट कर दूं? लैटिन में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, each organism has one genetic name। जेनेटिक नेम की जगह लिख देते हैं each organism has किसका नाम होगा बेटा? एक तो जीनस का नाम होगा, दूसरा किस चीज का नाम होगा? स्पीशीज का। जीनस का नाम starts with the capital letter, species का नाम starts with a small letter। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा? The names are followed by क्या होगा? फॉलोड बाय ऑथर्स नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म। बेटा एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में होगा। इन व्हाट फॉर्म एवरीवन? शॉर्ट फॉर्म में ऑथर का नाम, जैसे मैंने आपको लीनियस लिख कर बताया। उसके बाद फोर्थ क्या रहेगा? द जीनस एंड specific names are italicized when printed। अगर प्रिंट हो रहे हैं तो इटैलिसाइज, एंड अंडरलाइंड सेपरेटली इफ हैंड रिटन। अब बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। उन्हें इटैलिसाइज करना आ सकता है सवाल, या फिर उन्हें अंडरलाइन करना किस चीज को सिग्निफाई करता है? मैं लिख रही हूं सिग्निफाइज देयर लेटिन ओरिजिन, उनके लेटिन ओरिजिन को दर्शाता है। इसके बाद आखिरी चीज समझिए इस टॉपिक की। बेटा देखो, जब भी किसी प्लांट को नाम देना हो या फिर किसी भी एनिमल को नाम देना हो तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंडर आता है। देखिए, एक मैंने बोला ICBN, क्या बोला मैंने? एक है ICBN और एक मैंने बोला ICZN। ICBN क्या है? फुल फॉर्म याद करनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोले तो किसी भी प्लांट का नाम लेना हो, प्लांट को नाम देना हो तो इसी रूल बुक के हिसाब से दिया जाएगा। कोड मतलब एक रूल ऑफ कंडक्ट है जिस हिसाब से सारे प्लांट्स को नेम दिया जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN क्या रहेगा बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है जब एनिमल्स को नाम दे? ICZN। अगर प्लांट्स को नाम दे तो ICBN। मैंने देख लिया कि मेरे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। सारे के सारे नाम के ओरिजिन के इर्रेस्पेक्टिव उसे लेटिन में कन्वर्ट किया जाता है। पहला नाम जीनस का, दूसरा स्पेसिफिक नेम,
उसके बाद ऑथर का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में, नो इटैलिसाइज्ड, ऑथर का नाम रोमन में ही रहेगा, इट वोंट बी इटैलिसाइज्ड एवरीवन, और एब्रीविएटेड फॉर्म में रहेगा, और उनको अंडरलाइन करना या इटैलिसाइज करना उनके लेटिन ऑरिजिन को दर्शाता है, ठीक है। जिसके हिसाब से देखिए हमारे कंफ्यूज्ड बच्चे फाइनली क्या बोल रहे हैं मेरी कैट को, फेलिस डोमेस्टिकस। सो वी हैव गिवन वन नेम, वन साइंटिफिक नेम टू द हाउस कैट्स, जिससे कि वर्ल्ड वाइड वो पहचानी जाती है और कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा बेटा, फेलिस डोमेस्टिकस इट इज। जिसके साथ हमने अपने सेकंड टॉपिक को भी खत्म कर लिया, और इसी के साथ जल्दी से बच्चा पार्टी 10-15 मिनट में आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या खत्म करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब आप बोलोगे कि मैम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या। जब मैं टैक्सोनॉमी की बात करूं तो इट इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड ग्रेजुअली नेमिंग देम। बेटा टैक्सोनॉमी में क्या करती हूं मैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करती हूं, ग्रुप करती हूं, उनको नेम करती हूं। तो जो मेरी टैक्सोनॉमी है एक्चुअली उसके अंदर मेरे 1, 2, 3, 4 स्टेप्स आते हैं। कितने स्टेप्स आते हैं, 4 स्टेप्स। पहले स्टेप का नाम है, अभी आपको समझ आ जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। दूसरे का नाम है आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। अब आपको ये सारे के सारे स्टेप्स बेटा इसी सीक्वेंस में आने चाहिए। टैक्सोनॉमी क्या है बेसिकली मैं लिख देती हूं बेटा, एक्चुअली इट इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को नेम और क्लासिफाई करने का तरीका है जिसके 4 स्टेप्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। मेरे बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि मैम पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा तभी तो कैरेक्टराइजेशन आएगा। फिर मैं उनको कहती हूं कि लेट मी एक्सप्लेन, कि आपने एक कविता जरूर सुनी होगी विच सेज, आप कविता का नाम गेस करना बच्चा पार्टी, आप चैट बॉक्स को कितना भी स्पैम कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आई विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर टॉकिंग ऑफ, व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ। बेटा मैं कुछ बना रही हूं, आप मेरे को बताना कि ये क्या है। मैं कुछ बना रही हूं बेटा, आप मेरे को बताओगे कि मैंने क्या बनाया। मैंने क्या बनाया बेटा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आपको कैसे पता लगा कि मैं फिश बना रही हूं, आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि मैं फिश बना रही हूं। क्या आपने देखा भाई उसकी स्ट्रीमलाइंड शेप है, आपने देखा उसके फिन्स हैं, उसका आगे माउथ है, उसकी टेल है। तो आपने कैरेक्टर्स को देखकर ही तो आइडेंटिफाई किया, और जिसके बाद क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना पहले कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज कैरेक्टराइजेशन की वजह से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग और नोटिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को स्टडी करना इज कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन उसे पहचान लिया। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफाई करना मतलब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। ऑन द बेसिस, किस चीज के बेसिस पर बेटा, अगर वो एक दूसरे से मिलते हैं या फिर एक दूसरे से अलग है। It is the basis of, it is the process of grouping organisms on the basis of similarities or differences. क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन। और नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा, स्पेसिफिकली सिस्टम ऑफ नेमिंग को मैं क्या कहकर बुलाती हूं, नॉमेनक्लेचर कहकर बुलाती हूं। तो ये हो गया बेटा मेरा टैक्सोनॉमी, जिसके 4 स्टेप्स, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इन द सेम सीक्वेंस। अब आप ये देखिए जो मेरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो कुछ इस प्रकार नजर आती है। अब हम इसको एक तरीके से याद करेंगे, कीप पॉट क्लीन और
फैमिली गेट्स सिक। अब आप बोलोगे कि भाई मैम क्या है, चलिए जल्दी से याद कीजिए। कीप के से क्या आया हमारा, के से आया किंगडम, पॉट पी से क्या आया फाइलम, सी से क्या आया क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट्स से जीनस, सिक से स्पीशीज। तो बच्चा पार्टी ये जो मैंने चीज लिखी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आपकी हायरार्की है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, अ सनफ्लावर बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। मेरी जीनस और स्पीशीज का क्या नाम है, होमो सेपियंस। तो हम सब इस हायरार्की के अंदर अलग अलग जगह फिट होते हैं, और इस हर एक लेवल को बेटा, हर एक क्लासिफिकेशन के लेवल को मैं क्या बुलाती हूं, टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है बेटा, एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। टैक्सॉन क्या है बेटा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब के सब एक टैक्सॉन है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, किंगडम एनिमिलिया के अंदर आया, क्लास मैमिलिया, और उसके अंदर आई मेरी डॉग की स्पीशीज। तो अपन ऊपर से कहां गए, नीचे गए बच्चा पार्टी, आप देख रहे हो। इसको बोलते हैं हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीशीज। अब आप एक चीज समझिए जिस पर आएंगे आपके सवाल। अगर मैंने किंगडम की बात की और सपोज कीजिए मैंने यहां पर बात की स्पीशीज की, तो एक तो है कि मैं अगर स्पीशीज से किंगडम पर जाऊं या किंगडम से स्पीशीज पर आऊं, तो इस चीज को समझिए कि अगर मैं किंगडम से स्पीशीज पर आऊंगी, बच्चा पार्टी क्या बोला मैंने, किंगडम से स्पीशीज पर आऊंगी, तो मेरी सिमिलैरिटी बढ़ेगी। क्या सिमिलैरिटी बढ़ेगी? आप सोचो, मैं और ह्यूमन बीइंग्स के क्लोज रहूंगी या बैट, कैट, डॉग के क्लोज रहूंगी? बाकी ह्यूमन बीइंग से मैं ज्यादा क्लोज रहूंगी जो सेम स्पीशीज के हैं। तो जैसे जैसे मैं किंगडम से स्पीशीज पर आती हूं, तो स्पेसिफिसिटी या फिर सिमिलैरिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे मैं किंगडम से स्पीशीज पर आई। जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम पर जाऊंगी, ऑर्गेनिजम्स का नंबर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब आप सोचो, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि किंगडम लेवल पर मैं कैट, बैट, फिश, स्पैरो, एलिफेंट, राइनो, यूकेलिप्टस, रोज, तुलसी, सबके साथ मैं अलग अलग किंगडम, मतलब मैं सारे एनिमल्स के साथ एक किंगडम पर हूं। आप समझ रहे हो? तो किंगडम लेवल पर ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, स्पीशीज लेवल पर नंबर कम है, बट सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है। अगर बोले सबसे ज्यादा सिमिलर कहां है, स्पीशीज लेवल, सबसे कम सिमिलर किंगडम लेवल। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा किंगडम, नंबर सबसे कम स्पीशीज। समझ गए? एक और सवाल आएगा बेटा, वो बोलेंगे, वो वर्ड यूज करेंगे लेस जनरल। लेस जनरल का मतलब होता है मोर स्पेसिफिक। अगर आप सवाल करो, आपको समझ ना आए, उन्होंने लेस जनरल बोल दिया, तो बेटा लेस जनरल से उनका मतलब है मोर स्पेसिफिक। और मोर स्पेसिफिक हमारे हायरार्की में ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा? मोर स्पेसिफिक नीचे मिलेगा। तो वो क्या लिख सकता है, सीधा मोर स्पेसिफिक बोलने की जगह बोले लेस जनरल। लेस जनरल मतलब मोर स्पेसिफिक। तो आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ जाओ, जो जितना नीचे उसमें उतनी सिमिलैरिटी ज्यादा, जो जितना ऊपर उतनी उसमें सिमिलैरिटी कम। बच्चा पार्टी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ठीक है? आपको समझ आएगा। अब स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज की डेफिनेशन मुझे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आती है। अब अगर आप देखो कि मेरे पास एक जीनस है जिसका नाम है पैंथेरा। पैंथेरा किसका नाम है, मैंने जी लिख दिया, जीनस। इसकी अलग अलग स्पीशीज हैं। एक स्पीशीज का नाम है टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। एक का नाम है पैंथेरा लियो, एक का नाम है पैंथेरा लियो। तो ये क्या है बेटा, मेरे अलग अलग स्पीशीज, दो सिमिलर स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाती हैं। आपने देखा, दो अलग अलग स्पीशीज, मैंने क्या बोला, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस
क्या है, पैंथेरा जीनस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं बोल दूं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म अ जीनस। ये तो मुझे अपने जीनस की डेफिनेशन मिल गई बेटा कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो क्या बनाएंगी बेटा, जीनस। अब ये मेरे टाइगर जी और ये मेरे लायन जी, तो इसके अंदर ये जो हमने टिगरीस पढ़ा और साथ में ये जो हमने लियो पढ़ा बेटा, जो टिगरिस पढ़ा और लियो पढ़ा, ये क्या है, स्पीशीज। कौन से जीनस के अंदर, पैंथेरा जीनस के अंदर। और कुछ करना ही नहीं है बेटा आपको। अगर एक बार अच्छे से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए जैसे इन्होंने प्लांट के एग्जाम्पल में क्या दिया कि सोलेनम एक जीनस है जिसके अंदर 2 स्पीशीज हैं, एक का नाम है ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम मेलोंजेना। देखिए आपके बैंगन जी, आलू बैंगन की सब्जी बन रही है, तो ये दोनों किसके नाम है, स्पीशीज के। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ जीनस। वहां पे पैंथेरा, लियो, टिग्रिस का एग्जाम्पल देखा, यहां सोलेनम का। जीनस की डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। और एग्जाम्पल बोलूं तो पैंथेरा जीनस है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो होमोजीनस है। अपने आलू की बात करूं, सोलेनम जीनस है। क्या है, ये सारे के सारे जीनस है बेटा, और तो कुछ आपको करना ही नहीं है, बस आपको इनको समझना है। अगर अब मैं फैमिली की बात करूं, आप बोलोगे मैम आप डेफिनेशन बना कैसे रहे हो। देखो जरा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो मैं क्या बोलूंगी बच्चा पार्टी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ने मिलकर क्या बनाया, जीनस बनाया। अब रिलेटेड जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। बन गई डेफिनेशन। क्या लिखूं, देखिए डेफिनेशन, रिलेटेड जेनेरा कम्स टुगेदर, रिलेटेड जेनेरा कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ फैमिली। अपने आप मैंने डेफिनेशन बना ली। एग्जाम्पल उन्होंने बोला, नोट डाउन कीजिए, फैमिली फेलिडी के अंदर मेरा पैंथेरा जीनस भी आ गया और कैट का जीनस भी आ गया, विच इज फेलिस। तो फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस किस फैमिली के अंदर आया, फेलिडी। मेरा एग्जाम्पल हो गया बेटा फैमिली का एक, फेलिडी। अगला देखिए, प्लांट बेस्ड एग्जाम्पल, फैमिली सोलेनेसी के अंदर, फिर से यहां पर लिख देती हूं कि अगर मैं बात कर रही हूं फैमिली प्लांट की जिसका नाम है सोलेनेसी, आलू की फैमिली बेटा, तो उसके अंदर मेरा अलग अलग जीनस आ जाएगा। जैसे कि सोलेनम आ गया बेटा, और फ्लावर किसका नजर आ रहा है प्यारा सा, धतूरा का फ्लावर आ गया बेटा। और सुंदर सा किसका फ्लावर नजर आ रहा है, पेटूनिया का फ्लावर नजर आ रहा है बेटा। तो मैंने क्या बोला कि सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया सारे के सारे जीनस सोलेनेसी फैमिली के अंदर आ गए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन आपके बेसिक क्वेश्चंस किससे सॉल्व होंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और कैसे सब सिमिलर हैं या कैसे सब अलग हैं बेटा, उससे आपकी मोस्टली चीजें हो जाएंगी सॉल्व। अब ये देखिए किसका एग्जाम्पल आ गया बेटा, अब ऑर्डर का। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिखूं बेटा, ऑर्डर के नीचे क्या आता है, फैमिलीज, तो क्या लिख दूं, रिलेटेड फैमिलीज। क्या बना देंगी बेटा, ऑर्डर बना देंगी। एग्जाम्पल देखो, फैमिली फेलिडी बोले तो कैट की फैमिली, फैमिली कैनिडी डॉग की फैमिली, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्डर कार्निवोरा। एग्जाम्पल देखो, किस ऑर्डर की बात हुई बेटा, कार्निवोरा। क्या है, याद रखना एक ऑर्डर है, ऐसे ही सवाल आते हैं। इसके अंदर फैमिली नंबर 1 आई, फैमिली नंबर 2, पहली फैमिली कैट की फैमिली जिसका नाम हमने पहले ही देख लिया है, फेलिडी। डॉग की फैमिली का क्या नाम है बेटा, कैनिडी। कैनिडी और फैनिडी, कैनिडी और फेलिडी दो फैमिलीज किस ऑर्डर के अंदर, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी रहेंगी, नोट करनी रहेंगी,
बट अदरवाइज बच्चा पार्टी हमारा चैप्टर हो चुका है। चलिए प्लांट का एग्जाम्पल देखिए। ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर अलग अलग फैमिलीज आएंगी, तो हमारे पास दो फैमिलीज हमें याद करनी है, सोलेनेसी और कॉन्वोल्व्यूलेसी। कौन कौन सी फैमिलीज बेटा? सोलेनेसी और कॉन्वोल्व्यूलेसी किसके अंदर आती हैं मेरी? ये आती हैं मेरे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर। किसके अंदर आती हैं बेटा? देखिए इधर कॉन्वोल्व्यूलेसी और सोलेनेसी पॉलीमोनियल्स के अंदर आएंगी। क्लास किसका ग्रुप है बेटा? देखो डेफिनेशन बिल्कुल मक्खन की तरह बनेंगी। इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स है, जैसे क्लास मैमिलिया के अंदर ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्राइमेटा ऑर्डर का नाम है, कार्निवोरा ऑर्डर का नाम है। अभी तो किया था कार्निवोरा, और ये दोनों किसके अंदर आ रहा है? क्लास मैमिलिया के अंदर बेटा। समझ पा रहे हो सारे बच्चे? अब हम सेकेंड लास्ट चीज पर आ गए, फाइलम और डिवीजन। अब आपको इतना समझ आया कि फाइलम किससे बना है? एक तो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस ने मिलकर क्या बनाया बेटा? मेरा फाइलम बनाया। अब आपको इतना समझना रहेगा बेटा कि जो मेरा ये फाइलम वर्ड है ये हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और डिवीजन सेम लेवल का टैक्सा है, बट डिवीजन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए। तो अगर मैं बात कर रही थी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये जो फाइलम एनिमल्स में बोलते हैं उसको प्लांट में क्या बुलाते हैं? डिवीजन। फाइलम किस चीज से बना है? रिलेटेड क्लासेस से बना है। बहुत सारे रिलेटेड फाइला मिलके क्या बनाएंगे बेटा? किंगडम बनाएंगे। बहुत सारे रिलेटेड डिविजन्स मिलकर क्या बना सकते हैं? प्लांट किंगडम बना सकते हैं। किंगडम बन गया बेटा मेरा, क्या लिख दूं? हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सा। क्या है मेरा? किंगडम की बात करूं तो किंगडम क्या है? हाईएस्ट लेवल है बेटा मेरा, हाईएस्ट टैक्सॉन है ना। सारी के सारी चीजें किसके अंदर आती हैं बेटा? किंगडम के अंदर आती हैं। जैसे मैं बोल दूं किंगडम एनिमीलिया, मैं बोल दूं किंगडम प्लांटी, तो इसके अंदर सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे, भले ही वो किसी भी क्लास, किसी भी ऑर्डर, किसी भी फैमिली से हो बेटा। तो ऐसा रहता है किंगडम। तो लास्ट का टॉपिक स्कैटर्ड जरूर है, बट आपको कैसे करना है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। रिलेटेड स्पीशीज मिलकर जीनस बनाएंगी, रिलेटेड जीनस मिलकर क्या बनाएगा? रिलेटेड जीनस, जल्दी से बताइए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। जीनस मिलकर फैमिली बनाएगा, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएगी, ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगे, फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। तो वहीं से आपको सारी डेफिनेशंस बनानी है। और जहां पर एक छोटा सा ऐसा चार्ट बना लीजिए, और एक तरफ प्लांट के एग्जाम्पल जो हमने किए, एक तरफ एनिमल के एग्जाम्पल, तो एक पेज का अगर आपने एक शॉर्ट चार्ट बना के रख लिया तो आपके बोर्ड्स, नीट, हर चीज की तैयारी हो जाएगी बच्चा पार्टी। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। इसकी लास्ट स्लाइड रहेगी, अगर आप इसे ध्यान से समझें तो इसके अंदर इन्होंने हमें 1, 2, 3, 4 ऑर्गेनिजम्स दिए हैं बेटा। कितने ऑर्गेनिजम्स दिए? 4। 2 तो एनिमल किंगडम से हैं, मैन, और एक हमारी हाउस फ्लाई मक्खी जी है बेटा, हाउस फ्लाई मक्खी जी है। और प्लांट्स के अंदर मैंगो और वीट है, और हम उनके बायोलॉजिकल नेम्स को पूरा हायरार्की वाइज डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्राई करते हैं साथ साथ याद करने का जितना हो जाएगा। उसके बाद इसको 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको अपने आप आदत हो जाएगी बेटा। मुझे पता है कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? होमो सेपियंस। अब मैंने इनको अंडरलाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी इटैलिसाइज्ड है यहाँ पर। यहाँ पर जीनस का नाम क्या है? होमो। स्पीशीज का क्या नाम है बेटा? सेपियंस। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अ फैमिली जिसका नाम है होमिनिडी। जिसका क्या नाम है बेटा? होमिनिडी। हमारे ऑर्डर का क्या नाम है? प्राइमेटा। क्लास तो अभी किया बेटा, क्लास मैमिलिया। फाइलम कॉर्डेटा। आप एनिमल किंगडम में वेंकी सर पढ़ाएंगे आपको बहुत बढ़िया से, मिस मत करना बेटा क्लासेस। तो होमोसेपियन, होमोसेपियन जीनस
और स्पीशीज, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास क्या है, मैमिलिया। बस हो गया भाई, फाइलम कॉर्डेटा। अब अगला आ गया मेरी मधुमक्खी जी, जिनका साइंटिफिक नेम रहता है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका हाउस के लिए यूज होता है बेटा वर्ड, तो मस्का डोमेस्टिका मेरा मक्खी का साइंटिफिक नाम, मस्का उसका जीनस का नाम। फैमिली का नाम क्या है, जल्दी से देख के बोलो, मसीडी। फैमिली का नाम क्या है, बोलो मेरे साथ साथ, मसीडी। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एट द रेट एनिमल किंगडम 9वीं कक्षा में भी पढ़ा। अब आ गई मैं मैंगो पे। मैंगो का साइंटिफिक नेम तो भाई कर लिया। आपने अपना फेवरेट फ्रूट बताया कि नहीं बताया बच्चा पार्टी, जल्दी बताना। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज, फैमिली बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है, इसीलिए भूलता ही नहीं है कभी, एनाकार्डिएसी फैमिली। क्या है फैमिली का नाम, एनाकार्डिएसी। और ये क्या लिखा है बेटा, ऑर्डर का नाम क्या है, सैपिनडेल्स। ऑर्डर का नाम क्या है, सैपिनडेल्स। क्लास डाइकॉट, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। आखिरी पे आ जाओ जी, वीट का क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटम, ट्रिटिकम नेम ऑफ द जीनस, एस्टाइवम नेम ऑफ द स्पीशीज। पोएसी क्या रहेगी, मेरी फैमिली रहेगी। पोएल्स क्या रहेगा, मेरा ऑर्डर रहेगा। प्लांट के केसेस में देखो, जब ऑर्डर एंड हो रहा है तो एल्स से एंड हो रहा है। सैपिनडेल्स मैंगो का ऑर्डर, पोएल्स वीट का ऑर्डर। डाइकोटिलिडनी क्लास, मोनोकोटिलिडनी क्लास जी, ओके जी समझ गए। डिवीजन दोनों का एंजियोस्पर्मी। तो बच्चा पार्टी ये आपको प्रैक्टिस करना है। आप देख रहे हो इस टेबल से इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ के साथ बन सकते हैं। याद रखना, ज्यादातर जो आप गलती करते हो वो इन 3 में करते हो बेटा, ये फैमिली का नाम, ये ऑर्डर का नाम और ये क्लास का नाम। तो एक बार इनको इंडिविजुअली भी कर लेना ताकि आप गलती ना करो। और इससे हमने बड़े प्यार से बढ़िया से एकदम इस टॉपिक को कर दिया खत्म, और आ गया है हमारा फाइनली चैप्टर खत्म कर लिया बच्चा पार्टी। क्विज टाइम, जल्दी से नीट 2019 का सवाल। वाओ, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। जल्दी से बच्चा पार्टी, 5 सेकेंड्स दे रही हूं। 1 2 3 4 एंड 5। क्या है, क्या लगता है आपको बच्चा पार्टी, सही नाम क्या है? बिल्कुल सही, फर्स्ट है हमारा सही नाम। देखिए, क्योंकि उन्होंने बोला, जिसको किसने डिस्क्राइब किया बेटा, कैरोलस लीनियस, तो मेरे को लीनियस का नाम देना था। और वो भी कैसे होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में, मैंने लिखकर भी दिखाया था आपको। तो आंसर हो गया 1। आप देख रहे हो बेटा, इतना इजी सवाल नीट में आ रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के खिलाफ क्या है? Handwritten scientific names should be underlined. Every species should have a generic name and a specific epithet. Scientific names are in Latin and should be italicized. Generic and specific names should be written starting with small letters. जल्दी से बताइए आंसर क्या है? Very good बच्चा पार्टी। जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम सेम लेटर से थोड़ी ना शुरू होता है, स्मॉल लेटर से तो सिर्फ स्पीशीज का नाम शुरू होता है। Nomenclature is governed by certain rules in contrary to the rules of nomenclature. इसमें से क्या nomenclature के rules को follow नहीं करता है? जल्दी से पढ़िए, मैं 5 सेकेंड दे रही हूं। इसमें से क्या statement nomenclature के rules को follow नहीं करता है? वेरी गुड बच्चा पार्टी, आंसर 4। बोल रहे हैं बायोलॉजिकल नेम को किसी भी लैंग्वेज में लिख लो। नहीं भाई, किस लैंग्वेज में लिखना है? सिर्फ और सिर्फ लैटिन में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लैटिन में। समरी तो हमें एकदम पता है और हम बड़े ही खुशी से अब आपको बाय बोलेंगे, क्योंकि हमने एक टॉपिक, एक माइलस्टोन कवर कर लिया है लिविंग वर्ल्ड के साथ। तो बच्चा पार्टी भूलिएगा नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क करना कि मैम हमने वीडियो देख ली है, हमें पसंद आई, धीरे कराओ, तेज कराओ, हमारे बात करने का जरिया वही रहेगा। याद रखना कि @ कहीं ना कहीं मेरे को मेंशन कर दोगे आप वहां पर, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके कमेंट्स मिस नहीं होंगे। आगे और फटाफट आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन और बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये एकदम समझ आया। इसके साथ ही प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी आए आपको पता लग जाए।
follow the channel for more. I hope you liked the lecture. I want your feedbacks in the chat box, everyone. And I'm going to see you soon. Signing off. Thank you.